Hello everyone, how are you all? Hope you all are well and good. So students, this is ninth part of first lesson in history of class 9th which name is the French Revolution. तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और वीडियो को कंप्लीट देखें एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. तो इससे पहले इस चैप्टर के हम 8 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं. तो यदि अभी तक आपने वो 8 पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हो. In this video, we will read topic number 6 that is the revolution and everyday life. यानी कि अभी तक हमने जो पूरा इस लेसन को रीड किया कि रेवोल्यूशन हुई, उससे लोगों की लाइफ में काफ़ी चेंजेज आए. तो अब यहाँ वही हम बात करेंगे कि इस रेवोल्यूशन के बाद लोगों की जो एवरीडे की जो लाइफ थी उसमें क्या चेंज आया. कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर. तो ये इसका मतलब है कि क्या राजनीति बदल सकती है लोगों के कपड़ों को जो वो पहनते हैं. द लैंग्वेज दे स्पीक यानी कि जो भाषा वो बोलते हैं, और द बुक्स दे रीड और वो बुक जो वो रीड करते हैं. तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि क्या कोई भी पॉलिटिक्स, कोई भी राजनीति लोगों के मन को इतना बदल सकती है कि जिससे कि वो अपने पहनावे को बदल लें या अपनी लैंग्वेज को बदल लें या अपनी बुक्स को बदल लें. The years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women and children. तो 1789 के बाद फ्रांस में ऐसे बहुत से चेंज आए जिससे कि इन लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी चेंज आए, जैसे कि मैन, वुमेन एंड बच्चों की ज़िंदगी में. The revolutionary governments took it upon themselves to pass laws that would translate the ideas of liberty and equality into एवरीडे प्रैक्टिस. तो जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी यानी कि जो क्रांतिकारी सरकार थी, उन्होंने कानून बनाकर जो कानून लागू किए उसमें लिबर्टी और इक्वालिटी को रखा, यानी कि आज़ादी और समानता के आदर्श पर लोगों की जो डे टू डे की जो लाइफ थी उसमें इन चीज़ों को लाने की काफ़ी कोशिश की, काफ़ी रूल्स बना के साथ, सो दैट कि लोगों की लाइफ में अब लिबर्टी हो, मतलब कि लोग अपने आप को आज़ाद फील करें और समानता हो. इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ ऐसे कानून बनाए. वन इम्पोर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल इन द समर ऑफ 1789 वाज द अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप. तो सेंसरशिप एक कानून बना कि सेंसरशिप पर बैन किया गया 1789 की गर्मियों में, जब जो बेस्टिल का जो किला था उसके तोड़ने के बाद एक नया कानून बना. और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून वहाँ का था कि उसमें अबोलिशन की गई सेंसरशिप की. तो सेंसरशिप मैं अभी बताती हूँ कि क्या है. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि सेंसरशिप मतलब कि जैसे कि न्यूज़ है, कोई न्यूज़पेपर बन रहा है, उस न्यूज़पेपर में जितने भी न्यूज़ देनी है तो वो न्यूज़ पहले कोई गवर्नमेंट उसे चेक करेगी, उसके बाद वो परमिशन देगी कि वो न्यूज़पेपर में प्रिंट करनी है या नहीं करनी. तो ये सेंसरशिप वाला रूल था 1789 से पहले. ये राजा के पास होता था, जैसे अब ये गवर्नमेंट के पास है. आगे देखते हैं. इन द ओल्ड रिजमी ऑल रिटन मटेरियल्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज, यानी कि जो प्राचीन जो राजतंत्र था उसमें जितने भी लिखे हुए मटेरियल थे या जो भी उनकी सांस्कृतिक जो एक्टिविटीज़ थी, जैसे कि बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म ओनली आफ्टर दे हैव बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर्स ऑफ द किंग. यानी ये चीज़ें जैसे कि बुक्स है, न्यूज़पेपर है या कोई भी प्ले है, तो ये तभी पब्लिश होती थी, यानी ये लोगों के पास तभी आती थी जब राजा इन्हें सेंसरशिप को अप्रूव करता था. यानी राजा पहले चेक करता कि ये लोगों के पास जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए. नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी ए नेचुरल राइट. लेकिन अब
जो मतलब पहले तो ये राजा के उसमें था, कंट्रोल में था, लेकिन अब जो नया जो डिक्लेरेशन हुआ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, यानी कि मनुष्य के नए जो अधिकार बने, उसमें सभी को आज़ादी मिली किस चीज़ की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की एंड एक्सप्रेशन की, कि वो नेचुरल राइट है, यानी लोगों के वो प्राकृतिक अधिकार है कि कोई भी अपने विचार प्रकट कर सकता है, अपने विचार बता सकता है, लोगों में बैठकर डिस्कस कर सकता है। न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। तो अब जबकि जो सेंसरशिप है वो अब अबोलिश हो चुका है, मतलब उसके बैन होने के बाद की बात हम कर रहे हैं कि अब जो है न्यूज़पेपर, पैम्पलेट और बुक्स जो हैं उनकी बाढ़ आ गई है, फ्लडेड, मतलब इतनी भारी मात्रा में वो अब प्रिंट होने लग गए हैं, और वो फ्रांस में बहुत जल्दी, फ्रांस से बाहर भी वो जाने लग गए। न्यूज़पेपर के द्वारा अब काफ़ी लोगों को मैसेज मिलने लग गए, इवेंट्स पता लगने लग गए कि कहाँ पर क्या हो रहा है। They all described and discussed the events and changes taking place in France। और ये जो सब इनके बारे में अब डिस्कस होने लग गई फ्रांस में, जो भी चेंज आया उसके बारे में, यानी कि अब वर्ल्ड के और भी पार्ट्स में लोगों को पता लगने लग गया कि फ्रांस में क्या इवेंट्स हो रहे हैं। और वो कैसे पता लगा, वो न्यूज़पेपर और बुक्स के द्वारा पता लगा। फ्रीडम ऑफ द प्रेस also meant the opposing views of events could be expressed। अब जो प्रेस की जो फ्रीडम थी उसका मतलब ये था कि किसी भी इवेंट पर, किसी भी घटना पर विरोधी पक्ष भी आपस में बातचीत कर सकते थे, मतलब कि किसी भी टॉपिक पर अब दो पक्ष बन जाते थे, एक जो उसके एडवांटेज बताता था और एक डिसएडवांटेज। तो यानी कि इससे लोगों की, अब हम कह सकते हैं कि थिंकिंग और उनकी सोचने समझने की पावर वो बढ़ने लग गई, उनके लिए क्या अच्छा है उनको समझ आने लग गई। ईच साइड sought टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। और हर साइड जो है, यानी कि हर कोई मतलब अपने आप को दूसरी साइड वालों को कन्विंस करने लग गया कि इसके जो बेनिफिट है किसी भी इवेंट के। Plays, songs and festive processions attracted लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, यानी कि अब जो प्ले होते थे या जो गाने होते थे या कोई भी फेस्टिव, कोई भी मतलब उत्साही जब जुलूस निकाला जाता था तो वो अट्रैक्ट करते थे बहुत ज़्यादा लोगों को, क्योंकि ज़्यादा लोग देखकर ज़्यादा समझ में आता है, तो ये इन चीज़ों को देखने बहुत ज़्यादा लोग आने लग गए। दिस वाज one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in texts which only a handful of educated people could read। तो यानी कि ये बता रहा है कि ये जो था, मतलब कि अभी हमने जैसे बात की प्ले, सॉन्ग्स और फेस्टिव की, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका था जिससे कि लोगों के अंदर आइडियाज आ रहे थे लिबर्टी के और जस्टिस के, मतलब आज़ादी और न्याय के। और जो राजनीतिक जो फिलोसफर्स थे जो लिखते थे उनके कंपैरिजन इनको देखने से ज़्यादा समझ आता था, क्योंकि लिखे हुए जो भी कुछ लिखा हुआ मटेरियल होता था वो सिर्फ हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल कुड रीड, मतलब सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही थे जो एजुकेटेड थे, जो पढ़े लिखे थे। तो लिखी हुई बुक्स को तो सिर्फ वही लोग पढ़ सकते थे, बट प्ले, सॉन्ग्स और फेस्टिव्स के द्वारा जो पढ़े लिखे नहीं थे वो लोग भी इन इवेंट्स को, इन चीज़ों को वो समझ सकते थे, इनका बेनिफिट उन्हें समझ आ रहा था, तो इसीलिए इनका क्रेज उस टाइम ज़्यादा बढ़ा। तो अब हम आ गए हैं स्टूडेंट्स बुक पेज नंबर 23, और यहाँ पर है कंक्लूजन, मतलब कि इसका पूरे लेसन का सारांश कह सकते हैं जो भी रहा। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ एम्पेरियर ऑफ फ्रांस, यानी 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया। ही सेट आउट टू
कॉन्क्योर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, और वो जो आसपास की जो भी यूरोपियन कंट्रीज थी उनको भी जीत रहा था। डिस्पोसिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, यानी कि वो अपनी आसपास की अदर कंट्रीज को भी जीत रहा था और जो पुरानी जो डायनेस्टीज थी जो उनको ख़त्म करके नए किंगडम बना रहा था, और जहाँ पर वो अपने ही किसी फैमिली मेंबर्स को हायर कर रहा था सो दैट कि उसके कंट्रोल में वो चलता रहे। नेपोलियन सा हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, तो नेपोलियन जो था वो अपने आप को यूरोप का एक आधुनिक निर्माता मान रहा था। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और उसने बहुत से कानून बनाए जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन करना, एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम, और एक उसने कानून बनाया यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरिंग, मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं मेजरिंग जो सिस्टम था वो हर जगह अलग अलग होता था, तो उसने एक यूनिफॉर्म बनाया मतलब सभी जगह सेम किया जो कि डेसिमल सिस्टम से प्रोवाइड हुआ। इंटेंशनली मैनी सा नेपोलियन एज ए लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, तो बहुत से लोगों ने उसे एक लिबरेटर के रूप में देखा, मतलब एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा कि जो उन्हें आज़ादी दिला सकता था। बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स, लेकिन जल्दी ही लोग जो है उसकी सेना को हमलावर समझने लग गए, क्योंकि अब नेपोलियन की जो सेना थी वो हर जगह क्या करने लग गई, हमला करने लग गई। कहीं ना कहीं नेपोलियन मतलब अपने आप को अपनी पावर को बढ़ाना चाहता था, तो वो हर जगह अपनी सेना के दम पर ही अपनी जीत ले रहा था। ही वॉज फाइनली डिफेटेड एट वाटरलू इन 1815, और फाइनली उसकी हार हुई वाटरलू में और 1815 में। तो ये अच्छे से लर्न कर लेना स्टूडेंट्स। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ये कि नेपोलियन की हार कहाँ हुई, तो वाटरलू में हुई, एंड कब हुई, 1815 में हुई। मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरिड द रिवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left। तो उसके द्वारा बनाए गए काफ़ी कानून जिसमें कि आज़ादी थी या जो काफ़ी जो आइडियाज़ थे आज़ादी के, वो उसकी मतलब कि उसकी डेथ के बाद सामने आए, काफ़ी टाइम बाद उसका जो इफ़ेक्ट आया लोगों के सामने। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन, तो जो स्वतंत्रता और जो डेमोक्रेटिक राइट्स का जो आइडियाज थे वो फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा ये दो चीज़ें काफ़ी पूरे वर्ल्ड में फैली कि लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स। दीज सेपरेट फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप, और ये फ्रांस से बाकी के बचे हुए यूरोप में भी फैली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, वेयर फ्यूडल सिस्टम्स वर अबोलिश्ड, यानी कि जिससे कि रिजल्ट ये रहा कि फ्यूडल सिस्टम को भी बंद कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम मतलब किसानों पर जो टैक्स लगाया जाता था वो अब बैन हो गया। कॉलोनाइज्ड पीपल्स रीवर्क द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट्स टू क्रिएट ए सॉवरेन नेशन स्टेट। तो जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे मतलब जो औपनिवेशिक लोग थे, अब उन्हें समझ आने लग गया कि आइडिया ऑफ फ्रीडम की वजह से ही वो एक स्टेट को सॉवरेन नेशन स्टेट बना सकते हैं, मतलब संप्रभु राष्ट्र राज्य बना सकते हैं जिसमें कि सब लोग इक्वल रहेंगे, सबके लिए सेम आइडेंटिटी होगी, सेम इक्वालिटी होगी, जस्टिस होगा, इस तरह का। टीपू सुल्तान एंड राम मोहन राय आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रिवोल्यूशनरी फ्रांस। तो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय जो क्रांतिकारी फ्रांस में जो ये आइडियाज आए, इनसे प्रेरणा लेने वाले ये 2 ठोस उदाहरण हैं। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन ने से इन्हें काफ़ी आइडियाज इनके माइंड में आए, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण ही आज हम राइट टू इक्वालिटी देख रहे हैं कि हमें इक्वालिटी मिली है, जस्टिस मिला है। तो ये पूरे वर्ल्ड में जो है इन चीज़ों को अप्लाई किया गया है, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही हमें मिली। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट होता है। काफ़ी लंबा लेसन रहा हमारा ये, बट आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
At last, I would like to say thanks to everyone for watching. And dear students, please like, share and subscribe my channel. Stay home, stay safe. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.